उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी पार्टियां हैं जैसे सपा बसपा कांग्रेस, इनका संगठन बड़ा मजबूत है, इनके पास पूंजी है, पैसा है और सत्ता में भी भाजपा भी है। तो इस इतने मजबूत संगठन से आपका मुकाबला होगा तो कैसे कर पाएंगे, थोड़ा बताएं इसके बारे में। मैं सर्वजन हित पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम नारायण चौबे। आपने कहा कि प्रदेश में तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी पैसे वाली पार्टियां हैं, आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे। आप ये भली बात जानते हैं कि आप लोकतंत्र में वास करते हैं और लोकतंत्र में मत के बदौलत सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं और आप प्रबुद्ध वर्ग के लोग यहां हैं। आप बताइए कि मत लेने के लिए कहीं धन की आवश्यकता होती है, अपनी विचार को उन तक पहुंचाने की जरूरत है। हम लोग अपने विचारों को और समाज के हित की बात समाज में डालेंगे और उसके बदौलत हम जो है इनसे मुकाबला करेंगे। आप लोगों के जनमत के बदौलत हम जो है इन सरकारों से, इन पार्टियों से हम मुकाबला करेंगे। अखिल भारतीय सर्वजन पार्टी का महाराजगंज में आना क्या बोलते हैं? अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का महाराजगंज में आना, महाराजगंज भी जो है इसी देश का एक टुकड़ा है, इसी प्रदेश का एक टुकड़ा है। ऐसी कोई बाध्यता तो है नहीं कि महाराजगंज में सर्वजन हित पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है। हम आज आए हैं आपके महाराजगंज जिले में। आपके महाराजगंज जिले की रमाकांति त्रिपाठी जी, जो हमारे पार्टी का दायित्व इन्होंने संभाला है, राष्ट्रीय दायित्व इनको मिला है। ये हमारे सर्वजन हित पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव संगठन और राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में इनको दायित्व दिया गया है। आज इस बात का समाचार पत्रों से, आप लोगों के माध्यम से इस बात को जागृत करना था कि हमारी रमाकांति देवी यहाँ, इनको यह दायित्व दिया गया है, जिससे आप लोगों के द्वारा सारे समाज में ये बात जाए और ये अपने दायित्व का निर्वहन ढंग से कर सके। और यहाँ पे अच्छे से किसान है पर उनकी स्थिति 10-10 एकड़ करके किसानों की स्थिति मजबूर बनते रह गया है। कोई बहुत उनकी आय दोगुना नहीं हुई, जबकि बजट टाइप की गवर्नमेंट की आय दोगुना करने की बात करी। तो आप लोग इस महाराजगंज क्षेत्र में किसानों के लिए क्या क्या मुद्दे देख रहे हैं, क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं? जैसे कि एक मुद्दा में आपको बता दूं, अगर आप लोग किसानों के हित के लिए एक बात में अपना आवाज उठाना चाहते हैं तो 2020 में यहाँ जमीन जमा मिली है। पूर्वांचल क्षेत्र के अधिकतर किसान गन्ना बोना छोड़ दिए, जो 2020 में जो गन्ना वहां से गिराया गया था, आज तक उनका पेमेंट नहीं मिला है। और इसका आवाज उठाने के लिए न कोई पार्टी, न पक्ष की, न विपक्ष की, न सांसद, न विधायक, कोई आवाज नहीं उठाता है। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ये मुद्दा मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले तो आपने कहा कि किसानों के हित की बात क्या करेंगे आप, तो आप ये समझ लीजिए कि किसान हमारे इस देश की रीढ़ की हड्डी जैसे होती है शरीर में, उसी तरह किसान की भूमिका होती है देश में। हम पैसा भले कमा लें, इंडस्ट्री लगा लें, लेकिन भोजन सबको करना है और उस भोजन की व्यवस्था किसान के द्वारा होती है। और आज स्थितियां यह हैं कि कोई भी आप इंडस्ट्री छोटी मोटी लगा रहे हैं, कोई भी कारोबार कर रहे हैं, तो आपको सब्सिडी मिलती है। लेकिन हमारा किसान आज की डेट में आप देखिए, उनको न तो बीज समय से उपलब्ध होता है। अभी आपने देखा है कि इसी जो है 2 महीने के पहले खाद की आवश्यकता थी, उर्वरक के लिए हमारे किसान जो है लाइन में लगे रहते थे, सोसाइटी पे जाते थे और पूरा दिन का दिन वहां खड़े रहते थे और उनको उर्वरक उपलब्ध नहीं होता था। निराश होकर के शाम को फिर घर चले आते थे। कहीं सुनते थे कि बगल वाले सोसाइटी पे खाद आई हुई है, तो वहां भाग के जाते थे। आप लोगों ने देखा है। हम आप लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर हम सरकार में नहीं भी आए, अगर हमारे कुछ भी लोग अगर सदन में पहुंचे, तो हमारे सदन में जो भी मेंबर जाएंगे वो किसानों के हित की बात करेंगे। और किसानों के लिए पहले सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उनको बीज उपलब्ध हो, सही ढंग का बीज उपलब्ध हो, सही ढंग से उनको उर्वरक मिले। चूंकि उर्वरक और बीज
और सिंचाई, ये सबसे महत्वपूर्ण जो है किसान के लिए होता है। और इन तीनों की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं कि नहीं है। आपके जिले में महाराजगंज में एक मिल आपकी थी, आपकी फरिंदा में, और एक बगल में थी। आप बताइए, ये गन्ना बेच करके लोग जो है, गन्ने की किसान जो होते थे 10 एकड़ 5 एकड़ जो आप बता रहे हैं, अगर गन्ना बोते थे तो उसी गन्ना के फसल पर उनका बच्चों की पढ़ाई निर्भर रहती थी, उनके बच्चियों की शादी उसी पर निर्भर रहती थी। आज इस सरकार ने या पूर्ववर्ती सरकार ने मिलों को बंद कर दिया। और यही नहीं, आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में जो है जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं सब पर लगभग जो है ताला लग रहा है। और यहां तक कि सरकारी संस्थाओं को छोड़ दीजिए, जो हम लोगों के हित की बात है, यहाँ इस सरकार में आप देख रहे हैं रेल बिक रहा है, आपका हवाई अड्डा बिक रहा है। यहाँ तो सारी चीजों का जो है ध्रुवीकरण हो रहा है, वो एक व्यापारियों के हाथ में दिया जा रहा है। और जो स्थिति आप देख रहे हैं, अगर इसी तरह की स्थिति रह गई तो ये देश पूरी तरह से व्यापारियों के हाथ में गिरवी हो जाएगा। कहीं ना कोई सरकार के हाथ में कोई चीज रह जाएगी, वो मनमानी करेंगे। आपको आज जो आप देख रहे हैं, इतने दिनों से जो है कोई वैकेंसी किसी विभाग में नहीं निकल रही है। बच्चे हर साल पढ़ करके निकल रहे हैं, हर साल ट्रेनिंग करके निकल रहे हैं, हर साल जो है इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं, लेकिन वैकेंसी आप 10 वर्षों से देख रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये वैकेंसियां क्यों नहीं है? इस नाते नहीं है कि हमारी सरकार जो है वो हमारे बच्चों का जो रोजगार है, ये नौकरियां जो है, इसको संविदा इन्होंने किया शुरू में, अब संविदा को भी हटा करके इस समय आउटसोर्सिंग इन्होंने कर दिया है। आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि वहां से निर्धारित होता है कि हमारे बच्चे को फला, उस पर अगर रहेगा, वो नौकरी करेगा तो उसको 15,000 रुपये वेतन मिलेगा, वहां से चलता है सरकार। अब वो प्रदेश स्तर पर जो है एनजीओ उसको लेता है, फिर जिले स्तर पर एनजीओ लेता है, फिर स्थानीय स्तर पर एनजीओ लेता है। अब सारे लोगों का हिस्सा उसमें से काटने के बाद बच्चे को आपको क्या मिलता है, ये आप देख रहे हैं, 10,000 8,000 रुपया महीने का जो है वेतन। आप बताइए क्या हो रहा है इस देश में? मजदूरों की मजदूरी, आप अपने घर पे अगर कोई काम करा रहे हैं, खेती करा रहे हैं, तो 400-500 रुपया पर डे आप मजदूरी देते हैं। लेकिन हमारे बच्चों को जो पढ़ लिख करके जो है टेक्निकल हैंड हो गए हैं, उनको आज 300 रुपया 250 रुपया जो है पर डे की मजदूरी मिल रही है। तो हम अगर सरकार में आए या हमारे लोग सदन में गए तो निश्चित हम बेरोजगारी और किसानों के हित की बात हम करेंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे। और जो नेताओं की भाषा होती है कि हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे, वो हकीकत में हम लोग जो है सड़क से सदन तक जो है अपने किसानों की, नौजवानों की लड़ाई हम लड़ेंगे। इसमें 27 में चुनाव है, हम पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में लड़ने का प्रयास करेंगे। अब कितना हमारा प्रयास सार्थक होगा ये समय बताएगा। हम केवल जो है जुमलेबाजी कर दें कि हम 403 में लड़ेंगे और सरकार बनाने जा रहे हैं, पूरा 250 की हमारी संख्या पूरी हो जाएगी, ये कहना उचित नहीं। जितना आप लोगों का समर्थन प्राप्त होगा उसी हिसाब से हमारा रिजल्ट आएगा। चूंकि आप लोगों के बदौलत ही हम कुछ कर पाएंगे। हम अकेले सर्वजन हित पार्टी के राष्ट्रीय के अध्यक्ष के हैसियत से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा, सानिध्य मिलेगा, तो जितना आप सानिध्य और सहयोग करेंगे उतना सरकार आपकी मजबूत होगी, उतने आपके हित की लड़ाई हम लड़ सकते हैं। आप अलग से उसको ले लीजिए। कोई बात नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन करिए, हिंदुओं को सपोर्ट करती है, सनातन की बात करती है, उनके प्रवक्ता भी सनातन की पुरातन बातें करते हैं, इसका रक्षक बताते हैं। तो आपने पार्टी के उद्देश्य में पहला मेंशन जो किया है, भारतीय सनातन की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की जाएगा। आपको ऐसा क्यों लगा कि अभी भी भारत की ये जो सनातन व्यवस्था है, संस्कृति है, खतरे में है, तो सुरक्षा की जरूरत है, जिसको आपको पार्टी के उद्देश्य में मेंशन करना है? ना कभी सनातन खतरे में था, ना है और ना ही रहेगा। सबसे बड़ी बात यही है। और ये र्यूमर फैलाया जा रहा है, ये र्यूमर फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और धर्म के आड़ में बहका करके जनता को गुमराह करके और जनता का शोषण किया जा रहा है, बस ऐसा ही। हमारे पार्टी में लिखा हुआ है, पार्टी में ये पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोगों की बातें नहीं है, ये दकियानुसी विचारधारा और जो अनपढ़ गंवार है, जाहिल है, खाली अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, उनकी भाषा है। लेकिन हालांकि सनातन हमारा था, रहेगा और है भी, और हम सनातन के लिए भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सनातन से दूर हैं।